हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था जो इंटर का पेपर हुआ है फिजिक्स का 2024, जिसका कोड दिया गया है 346 FX। इस कोड पे जो पेपर हमने सोल्यूशन दिया था इसका सेक्शन ए की प्रॉब्लम जो जितनी भी थी ऑप्शनल टाइप, उसको हमने सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में बताया था आपको। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज का टॉपिक है, आज जो 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है सेक्शन बी की 1 मार्क्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो खंड बा है, भौतिक विज्ञान का पेपर है, खंड बा की जो प्रॉब्लम है जो 1 नंबर में आई है प्रॉब्लम, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 1 मार्क्स की प्रॉब्लम जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें पूछा गया है कि विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के संबंध को लिखिए। राइट द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड एमकेएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई और एमकेएस यूनिट में क्या रिलेशन है, इसको लिखने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं, पहले तो बेसिक आप समझ लें, जिसको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो उस फर्स्ट ईयर में जो 11th में आपने पढ़ रखा था कि एमकेएस सिस्टम जो होता है वो बेसिक यूनिट को एक्सप्लेन करता है। जैसे लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को हम मेजर किससे करते हैं? एल से, मास को एम से और टाइम को टी से। एमएलटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमएलटी, लेंथ, मास एंड टाइम। एसआई सिस्टम जो होता है, इसमें होल यूनिट्स होती हैं, जैसे लेंथ, मास और टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी मींस एम्पियर, लाइट इंटेंसिटी ल्यूमिनस, और टेम्परेचर थीटा और एंगल ओमेगा। तो ये डिफरेंट टाइप से एसआई यूनिट, एक यूनिट का क्या है, एक कंप्लीट हर एक सिस्टम के लिए ये मैकेनिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। एमकेएस सिस्टम, मैकेनिकल मास लेंथ एंड टाइम एमएलटी, और ये होल सिस्टम को डिफाइन मास लेंथ टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इंटेंसिटी और टाइम और एंगल को डिफाइन करता है। अब देखते हैं इसका एक बेसिक और आप समझ सकते हैं कि जैसे आप फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स को F इक्वल टू एम ए लिखते हैं। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम न्यूटन बोलते हैं। लेकिन इस न्यूटन को हम लिखेंगे क्या? एम को हम लिखते हैं किलोग्राम। एक आपको समझाने के लिए हम केवल एसआई और एमकेएस में एक डिफरेंस आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है और कुछ बच्चों ने इसको छोड़ भी दिया है, जिसपे इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी अगर डायमेंशन हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं एम एल टी अपॉन टी स्क्वायर, तो इसको एम एल टी माइनस टू, इसी को जनरली न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, एम एल टी माइनस टू को क्या कहेंगे? इसकी डायरेक्ट हम यूनिट यूज करते हैं न्यूटन। तो न्यूटन को आपने क्या लिखा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन है ये एसआई सिस्टम में आप लिख रहे हैं। किसमें? एसआई में। और जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है ये एमकेएस सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? एमकेएस। किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मतलब मास, मीटर लेंथ और सेकेंड टाइम, इसको आप एमकेएस सिस्टम में लिख रहे हैं। तो एमकेएस टू एसआई टू एमकेएस। न्यूटन एक टर्म दिया गया है, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया? न्यूटन को एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जब हम बेसिक यूनिट्स में लिख रहे हैं किसी चीज को, तो ये एमकेएस के अंतर्गत है, और वैसे न्यूटन जनरली लिखते हैं तो ये एसआई सिस्टम है। तो इसी तरह से हम पावर को डिफाइन करेंगे। तो इसको आप साफ कर देते हैं, आप समझ गए होंगे एसआई और एमकेएस को। तो अब पावर को डिफाइन करना, पावर P इक्वल टू होता है W अपॉन टी। P इक्वल W अपॉन टी। अब P को क्या लिखेंगे? जो W होता है इसको हम लिखते हैं जूल, और T को लिखते हैं सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो जूल, अब इस जूल को आप क्या लिखेंगे? जो जूल होता है इसको क्या लिखते हैं? क्योंकि W जो होता है ये है वर्क डन, और वर्क डन इसकी जो यूनिट होती है उसको जूल, इसको हम लिखते हैं VIT। वोल्टेज, करंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन है, वो हो जाता है वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं, वैसे यहाँ पे W अपॉन टी है, पर सेकेंड जो वर्क हो रहा है उसी को हम बोलते हैं पावर। तो ये जूल पर सेकेंड है, ये एसआई यूनिट हो गई।
ये कौन सी यूनिट है? एसआई। इसको हम एसआई में लिख सकते हैं। लेकिन अब इस जूल को आप चेंज करेंगे तो जूल को आप लिख क्या सकते हैं? इसी जूल को अगर हम एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे तो इस जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस किसको लिखा है? जूल को एमएलटी के फॉर्म में आपने लिख दिया, मतलब एसआई सिस्टम को एमकेएस में आप लिख रहे हैं। अब ये तो जूल को आपने कन्वर्ट किया, ये किसमें है? एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम में। पी को आप लिखते क्या है? डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू का जो यूनिट है वो कितनी हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। अपॉन में सेकेंड पहले से है, अपॉन सेकेंड। तो ये हो जाएगा टर्म किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। ये टर्म बनेगा जाके। तो इसलिए पावर को आप लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्म जो हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ये डायमेंशन इसकी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। तो ये टर्म बन जाएगा। तो ये एसआई यूनिट में जो आप लिख रहे हैं पावर को, वो डब्ल्यू अपॉन टी है इन एसआई यूनिट। लेकिन जब आपने एमकेएस में इसको कन्वर्ट कर लिया तो यही हो जाएगा। वी डब्ल्यू को बीआईटी लिखेंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बीआई। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू बीआई को, इसी को हम लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर को हम लिखते हैं वाट। क्या लिखते हैं? वाट। तो अगर हमें एमकेएस में लिखना है, अब इसी चीज को एमकेएस में लिखना चाहेंगे तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आपके सामने है वो इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये टर्म आपके सामने कि इन दोनों में क्या आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन अगर आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो आपको एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम को, तभी आप उसकी डायमेंशन को निकाल सकते हैं। तो रिलेशन जो होता है एसआई सिस्टम टू एमकेएस सिस्टम आपके सामने है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 2C प्रॉब्लम है, इसमें दिया गया है कि इफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट रिप्रेजेंट द परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, then 1 upon epsilon naught mu naught represent the physical quantity। यदि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता को प्रदर्शित करें तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट किस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करेंगे? जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और म्यू नॉट को परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। परमिबिलिटी में चुंबकशीलता और परमिटिविटी वैद्युतशीलता, तो इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि 1 अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको देखेंगे तो इसमें दिया गया है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे? इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर होती है। सी क्या है? लाइट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसी सी को हम और भी क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन वी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसको भी हम बोलते हैं क्या? ये इसकी वैल्यू भी होती है, उसी को ई नॉट अपॉन वी नॉट कहते हैं। जो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है। जो लाइट वेलोसिटी होती है, प्रकाश का वेग होता है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, किस राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी राशि क्या है? इसकी भौतिक जो राशि होगी वो हो जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अंडर रूट, इसका जो मात्रक होगा 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इसका जो मात्रक हो जाएगा यूनिट
यूनिट इक्वल मीटर पर सेकेंड। लिखना चाहो तो डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं, एल टी सेकेंड मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, एल टी माइनस 1, तो एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -2। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये लाइट वेलोसिटी है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 2 का खा सेक्शन बी का 2 का खा नंबर प्रॉब्लम है। धारावाही प्रणालिका के चारों ओर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों? कारण भी देना है। Which type of magnetic field is produced around the current carrying conductor and why? ये 2b की सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन का बी पॉइंट है। बी के लिए हमें सोल्यूशन देना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी धारावाही चालक है, इसके चारों ओर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। Which type of magnetic field is produced around a current carrying conductor? कोई भी कंडक्टर है जिसमें लाइक ए वायर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, गतिमान हो जाता है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। तो कोई भी धारावाही प्रणालिका है, अगर कोई धारावाही चालक है, इसमें करंट आई अगर फ्लो हो रहा है, तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, उसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसमें वो क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, जिससे करंट फ्लो होता है किसी वायर में। अब इसमें कारण ये तो वाई आपने क्यों बताया कि किस लिए? क्योंकि उसमें करंट है और चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं, इसलिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। और वैसे भी गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन वायर में दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, एक प्लेन ऑफ पेपर के आउट और एक इन। अब इस चीज को आपको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड का टाइप क्या है। अगर गतिमान आवेश हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि गतियां दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो डिपेंड करती है फ्लो ऑफ करंट पे, वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा में किस तरफ घुमा रहा है। जो आपने लॉ पढ़े हैं, मैक्सवेल्स लॉ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन ऑफ पेपर के आउट होगी या इन होगी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक आउट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है तो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। तो कोई भी धारावाही प्रणालिका है, अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट तब फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अगर उत्पन्न हो रही है तो ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए CW के लिए इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही तो ये प्लेन ऑफ पेपर से इनटू होगी, अंदर की तरफ जाएगी प्लेन ऑफ पेपर से। और अगर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, तो ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है। अब करंट किसी वायर में फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है इस वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से उत्पन्न होगी। तो यहां से क्या होगी, आउट होगी, और इस पॉइंट से क्या हो जाएगी, इन हो जाएगी। दो तरीके से, यहां पे इन होगी मैग्नेटिक फील्ड इन, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आउट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर इसी करंट को हम इसका रिवर्स कर दें अपोजिट डायरेक्शन में, तो जहां से इन आउट हो रही थी वहां पे क्या हो जाएगी, इन। मतलब यहां पे हमें क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, किससे, क्रॉस से। अब आउट जिस जगह पे हो रही है उसको डॉट से, ये हो जाएगी आउट मैग्नेटिक फील्ड,
यहाँ पे डॉट से लिखेंगे और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्रॉस से हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी इन। ये दो चीजें हैं, दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है करंट कैरिंग वायर में। तो वो आपके सामने है कि अगर कोई भी करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो उसमें किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो वो आपके सामने है कि किस तरीके से। जैसे इसको अब हम सर्किल फॉर्म में कनेक्ट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से, अब ये वायर है, इसको एंड टू एंड को हमने क्या किया, इस तरीके से बेंड करके एक सर्किल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके की शेप हम दे दें तब उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करेगा इस सर्किल में, तो यहां भी ये करंट की डायरेक्शन होगी। तब मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से उत्पन्न होती है, आपने बताया, हमने बताया ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर होगी करंट की, इसी वायर को, इस वायर के एंड टू एंड कनेक्शन कर दें, दोनों जो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया है एक दूसरे को कनेक्ट कर दें, तो क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगी, सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया था, तो वो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको दिखाना होगा। तो सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि अगर सर्कुलर लूप में करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब दूसरी लूप अगर हम दे रहे हैं, यहाँ पे अगर करंट फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन पेपर होगी मैग्नेटिक फील्ड, इन और आउट। तो ये दो तरीके के मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के फार्मूले आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था। एक करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, क्या होती है, B = μ0/4 पाई I डेल्टा L sin θ/r²। और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आप लूप के लिए कैलकुलेट करते थे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वायर का जो कनेक्शन है वो एंड टू एंड कनेक्शन है। दोनों फार्मूले को आप देख सकते हैं। सेक्शन बी में सेकंड प्रॉब्लम का डी पार्ट है इसका, 2D, हाउ आर ऑप्टिकल रे एंड वेव फ्रंट रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब इसमें दिया गया है कि प्रकाश की किरण और जो तरंगाग्र होता है, वेव फ्रंट जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या संबंध होता है, दोनों में, तरंगाग्र और वेव फ्रंट में क्या संबंध है। तो देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। प्रकाश की किरण और तरंगाग्र में संबंध निकालना है, ऑप्टिकल रे एंड वेव फ्रंट रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्वेश्चन नंबर है 2 का डी। आपका जो पेपर है फिजिक्स का 2024 का इंटरमीडिएट का जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है, सेक्शन बी का 2D प्रॉब्लम है, 2D। तो जो डायरेक्शन ऑप्टिकल रे होती है, ऑप्टिकल रे क्या है, किसी मीडियम में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट है क्या, तरंगाग्र। तरंगाग्र किसी मीडियम के लिए, कोई भी इस तरीके का मीडियम है जिसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में होते हैं। सेम फेज क्या है कि अगर श्रृंग की स्थिति है, श्रृंग और गर्त दो तरीके के क्रेस्ट ऑफ होते हैं ना, तो दो तरीके का जो श्रृंग की स्थिति है, अगर पार्टिकल हमारा इस तरीके से जा रहा है, श्रृंग और गर्त, तो फेज जो होता है पार्टिकल का वो सेम रहता है, या तो वो गर्त की स्थिति में होगा या फिर श्रृंग की स्थिति में। तो कोई भी वेव फ्रंट है, जैसे हमने डिस्टरबेंस इन मीडियम प्रोपगेटिंग वेव प्रोपगेट हो जाती है किसी मीडियम में, डिस्टरबेंस क्रिएट करें, तो ये पॉइंट सोर्स है, यहां हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया जिससे यहां से वेव जनरेट हुई। मीडियम में ये पार्टिकल्स हैं, ये रे ऑफ लाइट है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट। इसने क्या किया, इन पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, तो इन पार्टिकल को जब ये डिस्टर्ब हो जाएंगे तो इनका जो फेज होगा वो सेम होगा, तो वाइब्रेशन जो होगा उस सेम फेज में या तो सभी गर्त की स्थिति में आएंगे या फिर श्रृंग की स्थिति में आएंगे, या तो अप उनका हो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, सेम फेज मतलब क्रेस्ट ऑफ की कंडीशन जो होती है श्रृंग और गर्त में, या तो से वो श्रृंग में होंगे या फिर गर्त में होंगे। तो ये जो फिनोमेना होती है इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट।
और वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स हैं, वेव फ्रंट रिलेटेड कैसे है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट है इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के जो रे ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के। और वेव फ्रंट क्या है, किसी मीडियम का डिस्टर्बेंस इन मीडियम प्रोपगेटिंग वेव, और उस डिस्टर्ब मीडियम का लिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी प्रोपगेट कर रहे हैं इन सेम फेज। अगर सेम फेज में प्रोपगेशन है पार्टिकल का तो वो हो जाएगी वेव फ्रंट, उसी को हम बोलते हैं तरंगाग्र। क्या कहते हैं, तरंगाग्र। तो प्रकाश की किरण तरंगाग्र के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, लंबवत होती है। तो ये दोनों में रिलेशन है, संबंध क्या है तरंगाग्र और प्रकाश की किरण में। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2E की एक प्रॉब्लम दी गई है इसमें, डिफाइन द एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। सेक्शन बी 2E 2 का अड़ा नंबर है, उसमें दिया है ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। तो ऊर्जा बैंड को हम किस तरह, डिफाइन द एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। होता क्या ऊर्जा बैंड्स, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, 2, 8 और 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं सिलिकॉन के, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करते हैं, इन्हीं से करंट कंडक्शन इस क्रिस्टल में होगा। तो हमें इसमें इम्पोर्टी डोपिंग करते हैं। डोपिंग मेथड 2 तरह से होता है, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप में जो एन टाइप होता है उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन टाइप में, पी टाइप में ट्राइवैलेंट। तो एन टाइप पेंटावैलेंट होता है और पी टाइप ट्राइवैलेंट होता है। ट्राइवैलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस 3 के साथ शेयर कर लेते हैं, इसके बाद एक फ्री रहता है करंट कंडक्शन के लिए। जबकि उसमें जो पी टाइप में होता है वो करंट कैरियर्स होते हैं, डोनर जो यहाँ पे होल्स होते हैं। और एन टाइप में उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि 4 एटम तो इसके ऑलरेडी है। तो जब कोई इम्प्योरिटी इसमें डिप करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इससे शेयरिंग कर लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। तो इस तरीके से इसमें ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्शन करेगा। तो टोटल फिनोमिना है, जो एनर्जी बैंड्स हमारे बनते हैं वो किस पे डिपेंड है, एनर्जी बैंड्स हमारे जो डिपेंड होते हैं वो किस चीज पे, करंट कंडक्शन इन ए मटेरियल। तो वही यहाँ पे दिया गया कि ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन क्लोज पैक्ड एटम, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो एटम्स होते हैं, क्लोज पैक्ड एटम इन ए सॉलिड, द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स टेक्स प्लेस एंड इट गिव राइज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी लेवल हमारी स्प्लिट हो जाती है। 2 तरह की एनर्जी लेवल आपके सामने, एक है कंडक्शन बैंड और एक होता है बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड की अपर मोस्ट सरफेस की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, और एनर्जी बैंड की लोवेस्ट सरफेस है ईसी। तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस फॉरवर्डन एनर्जी जो ये गैप होता है दोनों के बीच में, हर एक के लिए जो सेमीकंडक्टर है उनका गैप अलग होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी गेन करता है बैलेंस बैंड से, तो वो ट्रांजिशन हो जाता है उसके किसमें, कंडक्शन बैंड में। जो एनर्जी गैप वो कितना पार करता है, ईजी, ईवी एनर्जी है ईसी। यहाँ पे ईवी से किसमें जा रहा है, ईसी, कंडक्शन बैंड में जा रहा है। तो बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो ये एनर्जी बैंड्स हैं, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या एनर्जी, और इनके बीच का जो गैप होता है उसको फॉरवर्ड एनर्जी गैप कहते हैं। तो ये एनर्जी बैंड्स जो होते हैं, जैसे अगर कोई भी मटेरियल आपने लिया, कंडक्टर है कोई, जैसे मेटल आपने लिया, तो मेटल में क्या होगा, उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बोथ ओवरलैप टू ईच अदर, मतलब इसकी जो एनर्जी है ईसी और ईबी दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, मतलब इसमें कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। इसलिए बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्लो ऑफ हीट आप दे रहे हैं तो करंट का कंडक्शन उसमें होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं उस मटेरियल में। जबकि सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है या सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, उसके एनर्जी गैप की वैल्यू निश्चित होती है।
ठीक है। तो उस गैप को जब इलेक्ट्रॉन पार करता है तो वो क्या करता है, कंडक्शन करता है। तो एनर्जी लेवल का जो डिवीजन होता है तो वो क्या बनाता है, बैंड बना देता है, एनर्जी बैंड्स। तो इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। और वो किसके कारण होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ क्लोज पैक्ड एटम इन ए सॉलिड। क्लोज पैक्ड जो एटम होते हैं सॉलिड के अंदर, उसके बीच इंटरेक्शन होता है, जिससे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स टेक्स प्लेस। एनर्जी लेवल हमारी स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट इट गिव्स राइज द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स। जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ बैंड, एनर्जी बैंड्स की इंफॉर्मेशन देता है। बैंड्स आपके सामने दिए गए बैलेंस बैंड और कंडक्शन में। इसके बाद एक प्रॉब्लम इसकी 2F दी गई है। इसमें दिया गया हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको पता होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की किसने खोज की थी। तो इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे जब पहले एक्सपेरिमेंट जिसने किया था उस साइंटिस्ट का नाम था हार्ट्ज। हार्ट्ज ने इस पे सबसे पहले प्रयोग किए थे, लेकिन उस प्रयोग को जब एक्सप्लेन किया है, पार्टिकल जो थ्योरी होती है उससे एक्सप्लेन किया, तो किसने एक्सप्लेन किया था, आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन को उस पे नोबेल भी मिला था, लेकिन डिस्कवर किसने किया है, वो हार्ट्ज ने किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका, जो डिस्कवर द एनर्जी लेवल्स, तो वहां पे हो जाएगा हार्ट्ज। क्या होगा, हार्ट्ज इसका ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आपने 2A से लेकर 2F तक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। 2A से लेकर 2F, ये सभी प्रॉब्लम कंटेंट कैरी कितने कर रही थी, 1 मार्क्स को कैरी कर रही थी। हर एक का एक एक नंबर डिसाइड था। 2A से लेकर 2F तक की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है। आई होप आपको सभी प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर शेयर करें, जिससे हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करें उस प्रॉब्लम को। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।